नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक बायोलॉजी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर दो सीरीज में बटे होंगे। पहला सीरीज में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और वो पढ़ाए जाएंगे, तथा दूसरा सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये 100% को अगर हम लोग बांटते हैं तो 2 पार्ट में बटेगा। पहला सीरीज में जो आप अभी लेक्चर सीरीज देखेंगे, इसमें 80% बटेगा, जबकि दूसरा सीरीज जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें 20% आएंगे। दोनों को आप जब देखिएगा और पढ़िएगा गौर से तो आपको 100% कंप्लीट होगा। आपको बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ यहाँ से देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कहीं से भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम्प्लीटली कतई जीरो लेवल से आपको यहाँ दिखाया जाएगा। आइए बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए लंदन, बी वाशिंगटन, सी जेनेवा या डी पेरिस। तो इसका आंसर होगा सी जेनेवा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो आइए बायोलॉजी की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से आपको बायोलॉजी का क्वेश्चंस होंगे, तो गौर से पढ़िएगा और कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आप नोट कर सकें और सटीक आंसर कर सकें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान दो शाखा में बटे हुए हैं, जूलॉजी और बॉटनी में। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। हम लोग यहाँ से सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन आपका, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? आंसर रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 में खोजा था। इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया? आंसर रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1831 में। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है ओवरऑल में। लेकिन हमें यहाँ बोलना चाहूँगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका पुरुष में स्पर्म की होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका महिला में ओवम की होती है। तो आगे चलते हैं। कोशिका के अंग, कितने सारी कोशिका के अंग हैं जिसे हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। एक अलग सी दुनिया होती है। जिस तरह हम लोग ऑर्गन की एक अलग दुनिया है, उस तरह कोशिका के अंदर भी एक अलग सी दुनिया होती है। कोशिका के अंग, कोशिकांग। तो क्या क्या है? पहले जीव द्रव्य, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, छठा राइबोसोम, सातवां गोल्जी बॉडी, आठवां सेंट्रोसोम, नौवां लाइसोसोम, 10वां केंद्रक, 11वां वैक्यूल्स और प्लेस्टिड जिसे हम लोग लवक कहते हैं। एक एक करके बारीकी से सब कुछ समझेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग जीव द्रव्य के बारे में। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं?
तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजे ने किया। किसने किया? पुरकेंजे ने किया था। यह तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। अगर इस प्रोटोप्लाज्म में 1% की भी कमी आ जाए तो हमें प्यास लगने लगती है, और अगर ये 10% की कमी हो जाती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। दूसरा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या है ये सेल वॉल? यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। सेलुलोज के बारे में थोड़ा बता दें। सेलुलोज से कपड़े बनते हैं, सेलुलोज से पेपर वगैरह बनते हैं। सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में बांस, चीड़ इस तरह के पेड़ों में पाए जाते हैं। इसे छोटे छोटे पीसेज करके फैक्ट्रीज में सेलुलोज निकाले जाते हैं और इससे पेपर्स और कपड़े बनाए जाते हैं। सेलुलोज पेड़ पौधों में इसकी बाहरी आवरण होती है जो इसे एक्सटर्नल सुरक्षा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देती है। कवक, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कायरीन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की होती है। जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जो बैक्टीरियाज हैं, ये एक प्लांट है, इसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली के बारे में समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझने से पहले मैं बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है, सेल वॉल, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। आगे देखते हैं। जंतु तथा पादप दोनों में ये पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम आदि इसी झिल्ली के अंदर रहता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है और ये अर्धपारगम्य होती है, मतलब कुछ ही पदार्थों को अंदर प्रवेश करने देती है, सभी पदार्थों को अंदर प्रवेश करने की निषेध होती है, मनाही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसकी खोज ऑल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। ये ऑक्सीश्वसन के बारे में डिटेल से हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब जानेंगे। यहाँ क्रैब साइकिल चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रैब साइकिल चलता है, एटीपी 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं और इसी से हम लोग को एनर्जी मिलता है। आप यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का तस्वीर दे सकते हैं। एक फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों शो किया गया है। क्रिस्टी जो देख पा रहे हैं आप, क्रिस्ट लिखा हुआ, ये आंतरिक दीवारों को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स होते हैं, यही मैट्रिक्स में 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और हम लोग को शरीर में एनर्जी मिलता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में जानते हैं। यह कोशिका को अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला स्मूथ ईआर मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ ईआर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए एक एक देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ मतलब चिकना, तो वसा मतलब तेली होता है, वसा तेली होता है, कार्बोहाइड्रेट तेली होता है, इसीलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसीलिए इसमें राइबोसोम पाया जाता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। बोलेंगे कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण यही करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे देखते हैं। राइबोसोम दो तरह के होते हैं। पहला 70S राइबोसोम। क्या होता है 70S राइबोसोम? यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरा 80S राइबोसोम। क्या होता है 80S राइबोसोम? यह भारी होता है तथा यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्ध विकसित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका के सभी अंगों का अभाव देखा जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका के सारे अंग पाए जाते हैं। एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 70S एंड 80S। अगर इसे इस तरह से समझें कि एक ग्लास लें और एक ग्लास में अगर और पानी के साथ थोड़ा कंकड़ पत्थर हम घोल दें, तो ऊपर के जो मिट्टी होंगे, वो जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जबकि महीन पार्टिकल्स जो होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। तो जो ऊपर छोटे पार्टिकल्स होंगे वो 70S कहलाएंगे, और जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो कंकड़ सब वो 80S राइबोसोम कहलाएंगे। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। अब गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस कहते हैं। यह एक साइंटिस्ट के नाम से ही रखा गया है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसीलिए गोल्जी के सम्मान में ही गोल्जी बॉडी इसका नाम रखा गया है। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर सेशन में। हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।